विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोजनमूलक हिंदी। हिंदी भाषा का प्रयोजन क्या है, कौन से माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे समाचार पत्र, लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए समाचार पत्र, लोगों में जागृति फैलाने के लिए भी समाचार पत्र। इतना ही नहीं, आकाशवाणी, अलग अलग कार्यक्रम, समाचार, हवामान के समाचार, संगीत आदि सब, दूरदर्शन, बराबर, टेलीविज़न जिसे हम हिंदी भाषा का प्रचार कर सकते हैं। एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ। इतना ही नहीं, कंप्यूटर, आगे डीटीपी, नेक्स्ट ईमेल। तो ये सब है जहाँ जो हमारी परीक्षा में 2-2 मार्क की ये शॉर्ट नोट पूछी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम इजी है। हमें इसकी माहिती अच्छी तरह से तैयार करना है। आपको दूसरे कहीं भी नहीं जाना है, यहाँ सब माहिती, सब डिटेल टेक्स्ट बुक में दी हुई है, वही हम अपनी ही टेक्स्ट बुक में प्रयोजनमूलक हिंदी में पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हम लोग देखते हैं। तो देखो, मैंने जो आपको टॉपिक बताई, समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ईमेल, आईएसडी, एसटीडी, पीसीओ, डेस्कटॉप आदि जो है, ये सब अपनी परीक्षा में 2 मार्क की एक शॉर्ट नोट पूछी जाती है। तो आपको ये शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो हम देखते हैं, पहले है संचार माध्यम। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीता था। उसे अपने इर्द गिर्द यानी आजू बाजू घटने वाली छोटी घटनाओं का ही पता चलता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के लिए अवसर बढ़ने लगे। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा है। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया। क्षण भर का ही समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम सबसे पहले अभी हमारे पास हाल में जो यंत्र है वो है मोबाइल। मोबाइल के अंदर आप इंटरनेट डेटा डालेंगे तो आप कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए इंसान के साथ उसका मुंह देखते हुए बात कर सकते हैं। दुनिया भर की छोटी मोटी बड़ी कोई भी खबरें हो, अंतरिक्ष भी कोई भी खबरें हो, या कोई भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, अगर आप इंटरनेट के अंदर यूट्यूब में कुछ भी डालेंगे, आपको सर्च करेंगे, आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। तो आप देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि आज व्यक्ति की जेब में या उसके हाथ में हैंडकरचिप नहीं होगा, रुमाल नहीं होगा, पर उसके पास, उसके हाथ में मोबाइल तो अवश्य होगा ही होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज विज्ञान ने बहुत ही तरक्की कर ली है, बराबर। तो पहले के ज़माने में जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद धीरे धीरे प्राचीन काल से आज़ादी के बाद धीरे धीरे समाचार पत्र आया, फिर आकाशवाणी आई। आकाशवाणी यानी कि रेडियो प्रसारण। आकाशवाणी के बाद दूरदर्शन, टीवी, बराबर। इसके बाद कंप्यूटर आया, बराबर। आईएसडी, एसटीडी, पीसीओ आया, बराबर। कुछ भी दूर पे फ़ोन करना है, बाहर कोई फ़ोन करना है तो हमें एसटीडी पर जाना पड़ता था, बराबर। इसके बाद ईमेल, बराबर, डेस्कटॉप आ गया।
और कंप्यूटर, बराबर। तो आज हम कोई भी कार्य एकदम आसानी से और तुरंत कम समय में कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं सबसे पहला संचार माध्यम है, प्रचार प्रसार का सबसे पहला माध्यम है समाचार पत्र। तो समाचार पत्रों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखो समाचार पत्र के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक में और हमें क्या जानने को मिलता है। देखो टेक्स्ट बुक में से समाचार पत्र, समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। अतः समाचार पत्र समाचार, टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का आजकल अत्यधिक उपयोग होता है। समाचार पत्र क्या है? तो जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। मनुष्य हमेशा अपने इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं से परिचित होना चाहता है। आजू बाजू में जो जो घटनाएं घटती है उससे हर एक इंसान परिचित बनना चाहता है। इसीलिए वो समाचार पत्र, समाचार टीवी चैनल, मोबाइल जैसे साधनों का अधिक उपयोग करने लगा है। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। हर एक के घर पे न्यूज़पेपर आता ही है। जैसे ही सुबह 7 बजे अभी तक पेपर नहीं आया, अभी तक पेपर नहीं आया, ऐसा न्यूज़पेपर का वेट करने लगते हैं। तो समाचार पत्र तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए होता था। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन आदि के लिए समाचार पत्र उपयोगी है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। हर सुबह में मुद्रित रूप में लिखा हुआ, पेपर में छपा हुआ समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही है। पहले के ज़माने में प्रारंभ में समाचार पत्र का उपयोग सिर्फ सेना के लिए ही किया जाता था, पर आज स्थिति कुछ अलग है। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन, एडवर्टाइज, बराबर, इसके लिए समाचार पत्र उपयोगी बन गया है। हर सुबह मुद्रित रूप में समाचार पत्र हमारे सामने आ जाता है। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। भारत में बंगाल गज़ट, देखो भारत में सबसे पहले बताती हूँ आपको, बंगाल गज़ट, भारत में बंगाल गज़ट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। बराबर विद्यार्थी मित्रों, ध्यान रखना, ये शॉर्ट नोट 2 मार्क की पूछी जाती है, कुछ भी नहीं है अंदर, सिर्फ आपको बराबर ध्यान से डिटेल याद रखनी है। तो भारत में बंगाल गज़ट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर और मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। इनके साथ बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकलते थे। इसके साथ बंगाली भाषा, बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकलते थे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। हिंदी भाषा में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया। देखो लोकमान्य तिलक ने कौन सा समाचार पत्र? केसरी नाम के समाचार पत्र का संपादन किया। लोकमान्य तिलक ने केसरी नाम के समाचार पत्र का संपादन किया। लाला लजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। लाला लजपत राय ने कौन सा पत्र निकाला? वंदे मातरम। आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। देखो आज़ादी के आंदोलन में इन सभी समाचार पत्रों का बहुत ही बड़ा योगदान था। तो देखो फिर से लोकमान्य तिलक ने केसरी नाम का समाचार पत्र निकाला, संपादन किया। केसरी नाम के पत्र का संपादन किया और लाला लजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का योगदान बहुत बड़ा था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर में साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन प्रारंभ किया। देखो 1913 में गणेश शंकर नाम के विद्यार्थी ने कानपुर से साप्ताहिक यानी कि एक सप्ताह में प्रदर्शित किया जाता है। एक सप्ताह में
प्रताप का प्रकाशन प्रारंभ किया किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। ये समाचार पत्र आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। लोगों में जागृति लाने का काम इस समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, लोकमान्य तिलक ने केसरी नाम के समाचार पत्र का संपादन किया। लाला लजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। आज़ादी के आंदोलन में इन समाचार पत्रों का बहुत बड़ा योगदान था। गणेश शंकर नाम के विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर में साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। गांधी जी ने, चलो देखो, गांधी जी ने कौन सा समाचार पत्र? गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। यह लोगों से प्रत्यायन का प्रबल साधन था। हिंदुस्तान की यही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों में हमें पता चलता है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, अगर समाचार पत्र के बारे में शॉर्ट नोट पूछी जाए तो आप पूरी डिटेल, पूरे 2-3 पैराग्राफ जो भी है, आप बराबर अच्छी तरह से पढ़ के लिखेंगे समाचार पत्रों के में। आज के जो समाचार पत्र है मैं आपको बताती हूँ। गुजरात मित्र, गुजरात समाचार, गुजरात की बात करेंगे, बराबर। हिंदुस्तान टाइम्स, बराबर। टाइम्स ऑफ इंडिया, बराबर। दिव्य भास्कर, बराबर। संदेश, ये सब गुजराती भाषा में निकलने वाले समाचार पत्र है। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे देखते हैं। सेकंड नंबर की शॉर्ट नोट है आकाशवाणी। तो देखते हैं उसके बारे में। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रकाशन सेवा का नाम है। आकाशवाणी किसका नाम है? भारत के एक मिनट, आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। विद्यार्थी में तो पूरी तरह बायहात करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। तो फिर से लेते हैं, आकाशवाणी किसे कहते हैं? तो आकाशवाणी भारत के रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है। रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। मोस्ट टाइम भी सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया। चलो, रेडियो का आविष्कार सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने किया। उसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। आकाशवाणी यानी कि रेडियो की सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुन सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते हैं। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार और अन्य कार्यक्रम तथा विज्ञापन भी सुन सकते हैं। तो इस प्रकार आकाशवाणी यानी कि भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम आकाशवाणी એટલે કે रेडियो, याद रखना विद्यार्थी मित्रों। और रेडियो का आविष्कार सन 1919 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके माध्यम से हम देश विदेश में होने वाले कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। इसमें ऑल इंडिया रेडियो, BBC लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती है।
रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा हम इन समाचारों को, इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। आगे देखते हैं दूरदर्शन, टीवी। दूरदर्शन यानी कि टीवी, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सन 1926 में जे.एल. बेड ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी। सन 1926 में जे.एल. बेड ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी। यह रेडियो का ही एक विकसित स्वरूप है। यह टेलीविज़न रेडियो का ही एक विकसित स्वरूप है। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। चलो, पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो सन 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्राव्य साधन है। यह दृश्य श्राव्य, दृश्य यानी देख भी सकते हैं, श्राव्य यानी कि सुन सकते हैं, तो दृश्य श्राव्य साधन है। दूरदर्शन की भेंट किसने दी? तो सन 1926 में जे.एल. बेड ने लोगों को टेलीविज़न की भेंट दी। यह रेडियो का ही एक विकसित स्वरूप है। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्राव्य माध्यम है। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से हम घर में छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्याएँ बढ़ी। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेलकूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं। धार्मिक चैनल जो है धर्म प्रचार करती हैं, भक्ति है, बराबर, वो सब चैनल का नाम है, मैं आपको बता दूँ। टीवी के सामने समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य, निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, वरना आंखें कमजोर हो सकती हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों से पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, दूरदर्शन के बारे में शॉर्ट नोट पूछी जाए तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। आप मेन बात इतना ही है, आप इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो जानते हैं, सन 1926 में जे.एल. बेड ने टेलीविज़न की भेंट दी और सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में 1959 में स्थापित किया गया और यह साधन एक दृश्य श्राव्य माध्यम है। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी, केंद्रों की संख्याएँ बढ़ी। सभी केंद्र में नाटक, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसार, खेल कूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण किया जाता है। नहीं, धार्मिक चैनल, समाचार के चैनल भी आप लोग देखते हैं, बराबर, सीरियलें देखते हैं, कहानियाँ, बराबर, फिल्म, सब कुछ, कार्टून, ये सब खेलकूद, बराबर, लाइव दिखाया जाता है। टीवी के सामने ज़्यादा समय तक बैठना उचित नहीं है। उसमें समुचित समय एवं रुचिकर, आनंददायक, बुद्धिगम्य, निश्चित कार्यक्रम ही देखने का औचित्य रखना चाहिए, वरना हमारी आंखें कमज़ोर पड़ सकती हैं। शैक्षणिक कार्यक्रमों में पढ़ाई में मन लगता है तथा रुचिकर प्रस्तुति के कारण लाभ होता है। चलो आगे नेक्स्ट शॉर्ट नोट, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ। एसटीडी का पूरा नाम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आईएसडी का पूरा नाम इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। पीसीओ का पूरा नाम पब्लिक कॉल ऑफिस। तो देखते हैं पीसीओ के बारे में। पीसीओ द्वारा अपने इलाके में तथा निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा निश्चित व्यक्ति का कॉल नंबर डायल करके बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपना प्राइवेट यानी निजी फ़ोन डिवाइस साधन रखते थे, पर पीसीओ द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने परिचित से फ़ोन से बात कर सकता है। चलो एसटीडी के बारे में। एसटीडी में विस्तार का एक कोड नंबर दिया जाता है, उसको सबसे पहले मिलाकर बाद में उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। जनता की सुविधा के लिए एसटीडी पीसीओ की व्यवस्था डाक विभाग से की गई थी। कोई भी व्यक्ति इसका यूनिट खरीदकर पीसीओ खोल सकता है, स्थानीय तथा अन्य राज्यों में बात कर सकता है। हर शहर,
राज्य का अलग कोड होता है। आगे ISD में इंटरनेशनल बात करने की सुविधा होती है। कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। इसे कम खर्च में विदेश में स्थित सगे संबंधी तथा कारोबार के लिए बातचीत की जाती थी। अब मोबाइल के युग में शीघ्र विकास के कारण इसका प्रबल प्रचलन कम हो गया। ये संचार के माध्यम अब कम प्रयोग में दिखाई देते हैं। तो ISD, STD, PCO ये जो है संचार के माध्यम है। अब मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, जिसकी वजह से उसका उपयोग बहुत ही कम होने लगा, लगभग बंद जैसे ही हो गए। थोड़े बहुत चालू है, लेकिन लगभग सबके पास मोबाइल आ गया, इंटरनेट सबके पास हो गया, तो बस हम अपने मोबाइल से ही विदेश में, अपने इंडिया में, अपने शहर में, गांव में कहीं भी फ़ोन कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। कंप्यूटर के बारे में शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, 2 मार्क की आती है। ध्यान रखना विद्यार्थी मित्रों, ये शॉर्ट नोट इन सभी टॉपिकों में से कोई भी 2 शॉर्ट नोट आएगी 2 मार्क्स की। चलो, कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक यंत्र का प्रयोग होता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इससे भी अधिक तेजी से वह गणितीय रचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी संचित कर सकता है। आजकल संगणक का जो रूप हमें देखने को मिलता है वह न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। आजकल कंप्यूटर का जो रूप हमें देखने को मिलता है वह किसकी देन है? तो न्यूमैन नामक, ये रहा न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। सन 1942 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। 1942 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। संगणक का मूल इसमें देखा जा सकता है। बेरानगार फिक्ड ने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। बाद में सन 1933 में चार्ल्स बेबेज ने एक विशेष किस्म के मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक, आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, हम ये पैराग्राफ फिर से लेते हैं। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, किंतु इससे भी अधिक तेजी से वह गणितीय रचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण आदि के साथ साथ प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी संचित करता है। आजकल संगणक का जो रूप हमें देखने को मिलता है वह न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। सन 1942 में ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार किया था। संगणक का मूल इसमें देखा जा सकता है। बेरानगार फिक्ड ने कंप्यूटर में अनेक संशोधन किए। बाद में सन 1933 में चार्ल्स बेबेज ने एक विशेष किस्म के मशीन का आविष्कार किया जो एरिथमेटिक, आउटपुट एवं कंट्रोल संबंधी व्यवस्था थी। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। आज कंप्यूटर जगत में वैविध्यपूर्ण एवं विशिष्ट कार्य करने वाले अनेकविध कंप्यूटर उपलब्ध हैं। इन कंप्यूटरों को मोटे तौर पर मनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत विभाजित किया गया है। आजकल विज्ञान, वाणिज्य, व्यवस्था, संगीत, पत्रकारिता सहित सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी कंपनियों, समाचार पत्रों, दूरदर्शन, आकाशवाणी, संचार सेवा, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने से होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, कोई भी एक टॉपिक आपको पूछा जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार कंप्यूटर की डिटेल भी यहाँ पर दी गई है। चलो आगे देखते हैं। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग। देखते हैं इसके बारे में। अन्य क्षेत्रों की तरह मुद्रण एवं प्रकाशन जगत में भी जबरदस्त क्रांति हो गई है।
डीटीपी के आविष्कार के साथ अब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना मुमकिन हो गया है। पर्सनल कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर या प्रकाशक आदि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से टंकित सामग्री को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच मीन्स स्पेलिंग चेक वर्तनी मीन्स स्पेलिंग चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है। सामान्य कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध डॉट मैट्रिक प्रिंटर बिंदु मुद्रक पर बढ़िया किस्म की छपाई नहीं होती, इसलिए लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कलर प्रिंटर की मदद से रंगीन छपाई भी संभव हो चुकी है। तो विद्यार्थी मित्रों, डीटीपी के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर पर्सनल कंप्यूटर में विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से और डिस्क कार्ड लगाकर या प्रकाशक आदि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से टंकित सामग्री को विभिन्न पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है। सामान्य कंप्यूटरों के साथ उपलब्ध डॉट मैट्रिक प्रिंटर बिंदु मुद्रक पर बढ़िया किस्म की छपाई नहीं होती, इसलिए लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। कलर प्रिंटर की मदद से रंगीन छपाई भी संभव हो चुकी है। आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों हम ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति है जो दो कंप्यूटर्स यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति है जो दो कंप्यूटर्स यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करते हैं। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तन हुए। इस समय को इलेक्ट्रॉनिक्स मेल की प्रक्रिया हुई उसे ईमेल के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोरेज फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर, फॉरवर्ड कर, डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं है। तो फिर से देखते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल को क्या कहते हैं? ईमेल का मतलब क्या है? ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया या पद्धति है जो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करते हैं। 1960 से 1970 तक इस प्रकार की संदेशा व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप से परिवर्तन हुए। इस समय को इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया हुई उसे ईमेल के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से यह प्रक्रिया होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था, लेकिन आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोरेज फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर, फॉरवर्ड कर, डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम लोगों ने जो शॉर्ट नोट देखी, जो टॉपिक देखे हैं, वो टॉपिक आपको परीक्षा में 2 मार्क का पूछा जाता है। कोई भी 2 टॉपिक 2 में से एक ही लिखने का है, तो में से एक लिखने का 2 मार्क आपको मिलेगा। उसमें पहला है संचार माध्यम, दूसरा समाचार पत्र, तीसरा आकाशवाणी, चौथा दूरदर्शन, 5 STD, ISD, PCO, 6 नंबर कंप्यूटर, 7 नंबर DTP और 8 नंबर ईमेल। ये सब संचार माध्यम के प्रकार है। तो इसके बारे में आप लोग अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और एकदम अच्छी तरह से इसको आप परीक्षा के लिए तैयार करेंगे ताकि आपके 2 मार्क कवर हो सके। तो विद्यार्थी मित्रों, हम दूसरा भी कहना चाहते हैं। पहले के ज़माने में पता है, एक संदेशा भेजने के लिए कबूतर का प्रयोग किया जाता। कबूतर के गले में चिट्ठी बांधकर उसको जहाँ भेजा जाता है वहीं पर जाकर वो उसी को वो चिट्ठी देता था। और इसीलिए संचार माध्यम में
पहले के ज़माने में बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी का उपयोग होने लगा, बाद में साइकिल मोटर ट्रक आदि की जानकारी दूर दूर आदि से जानकारी दूर दूर तक फैली जाती थी। पोस्ट कार्ड आया, पोस्ट कार्ड के माध्यम से, और आज तो देखेंगे आज उसके बाद पोस्ट कार्ड के बाद टेलीफोन आ गया, टेलीफोन के बाद मोबाइल फ़ोन आ गया, और मोबाइल फ़ोन के अंदर भी इंटरनेट अगर डालेंगे तो आप दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हुए कोई भी व्यक्ति के साथ अपने घर पर बैठे बैठे बात कर सकते हैं, उसका चेहरा देख सकते हैं। वो व्यक्ति आपसे दूर नहीं है, फ़ोन के माध्यम से वो व्यक्ति जहाँ है जैसा भी है आपको साफ साफ दिखाई देगा और आप उसके साथ बात भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो अभी यंत्र युग में जो प्रगति हुई है संचार माध्यम की, वो हमें आज दिखाई दे रही है और हम सब भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रयोजनमूलक हिंदी का हमारे ये सब टॉपिक हमारे पूर्ण हुए। ओके, थैंक यू।